मामला ये था कि लड़के वालों ने ऐसा बताया कि मेरी लड़की को रामेंद्र सिंह के साथ अवैध संबंध से नहीं रहना चाहिए। दोनों ही तय करते हैं कि हमारे बीच में जो भी रिलेशन रहेगा उनसे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। फ्रेंडशिप मैरिज में या लिव इन्स में कमिटमेंट कहीं पर है सर नहीं। कमिटमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं तेरे को आसमान से तारे लाऊंगा, हम्म, वहां तो कमिटमेंट के भरमार है सर। सप्ताह में कमिटमेंट कम होते हैं। कानून सर बहुत सारे होते हैं। मुद्दा है कि कितने कानून जिंदा है और कितने कानून मर गए। ऐसा भी होता है, जी कानून जी डेड हो जी, सकता है। कानून डेड हो सकता है। बहुत सारे केस फाइल हो गए पुरुष का केस में, बहुत सारे केस फाइल हो गए पति का केस में। लिव इन्स की अगर सर बात करें तो वहां पर भी केसेस जो आते हैं वहां पर भी महिलाओं के केसेस ज्यादा होते हैं। कोई एग्जांपल आप दे सके? सर मैं जबरदस्त एग्जांपल दे सकता हूँ। बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया आपने कि लोग अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं। मुझे ये बात पसंद आई। जो मैं कहना चाहता था उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये कोई इलेक्ट्रिक केबल नहीं है कि आप एक टेस्टर लगा दिया और आपको पता चल गया कि उसमें करंट आता है कि नहीं आता है। यानी कि जो जो रिश्ता मजे मजे के लिए स्टार्ट हुआ होता है उसके रिपरकशंस कई बार बहुत बड़े हो सकते हैं। बहुत ज्यादातर बड़े ही होते हैं। दोस्तों, ये चैनल में हम लोग कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं जिन्होंने हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया है अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से। और इसी सिलसिले में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है एडवोकेट आर के पटेल। एडवोकेट आर के पटेल के साथ आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है लिव इन रिलेशनशिप। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हमारे समाज को बहुत ही क्लोजली कहीं ना कहीं आज की डेट में प्रभावित किया हुआ है और आगे भी ये प्रभावित करता रहेगा। तो एडवोकेट आर के पटेल की अगर बात करें तो उनके पास 25 साल से भी ज्यादा का लॉ में एक्सपीरियंस है। हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं स्ट्रोंग करने की दिशा में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने उनको लॉ में उनके योगदान के लिए स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड दिया और इंडिया की कैबिनेट मिनिस्टर मिसेस स्मृति ईरानी ने भी उनको भारत के रत्न अवार्ड दिया लॉ में उनके विशिष्ट योगदान के लिए। तो वी आर रियली फॉर्चुनेट के आर के पटेल आज हमारे स्पेशल गेस्ट बने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट अस मेक अ डिफरेंस। वेलकम आर के पटेल सर। थैंक यू सर। हमारा जो प्रीवियस पॉडकास्ट था उसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया, क्योंकि वहां पर आपने कुछ प्रैक्टिकल बातें की। जी क्योंकि थियरी अलग होती है जहां पर लॉ की बात आती है, कानून की बात आती है और प्रैक्टिकलिटी पूरी तरीके से अलग ही है। सर हमने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बीच में लटकती रहती है। लोगों को पसंद लोगों को पता नहीं चलता कि इसको एक्सेप्ट करना है कि एक्सेप्ट नहीं करना है। उसमें से लिव इन रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही चीज है जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपके फर्स्ट थॉट्स क्या है? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बहुत ही कम समय में हम्म, मुझे दोबारा ये मौका दिया। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। सर, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से समाज का एक कलंक है। यहाँ कलंक मैंने इसलिए बोला कि मेरी बात से कानून भी सहमत है, मेरी बात से सोसाइटी भी सहमत है और मेरे बात से सभी के फैमिली मेंबर्स भी सहमत होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, उनका एक ही मतलब होता है कि दो व्यक्ति को शादी किए बिना एक साथ रहना। आप मुझे बताइए कि कितने लोग 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में है? आप मुझे बताइए। हर एक लिव इन रिलेशनशिप की उम्र
2 या 3 साल होती है। लेकिन सर फिर पर्सनल फ्रीडम का क्या? क्योंकि जो लोग लिव इन के उनके बारे में बोलते हैं ये अच्छा है, दुनिया के कई देशों में ये लिव इन रिलेशनशिप आज के डेट में प्रचलित है क्योंकि पूरी तरीके से सिस्टम बदल रही है। ज आपने जैसे बोला कि बदलाव अच्छा ही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो इनके समर्थक है, जो इनको बोलते कि नहीं ये अच्छा है, वो बोलते कि यहाँ पर हमारी कुछ पर्सनल फ्रीडम भी होनी चाहिए। आपने जैसे बोला कि बिना परमिशन के वो साथ में वो बोलते हैं हमें क्यों किसी से परमिशन लें? हम लोग एडल्ट हैं, हम अपनी ज़िंदगी के जो डिसीज़न है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उसमें आपका क्या मानना है? सर ये जो फ्रीडम वाली बात है ना, उसके लिए 2 वर्ड्स के बीच का एक फासला बहुत ही कम है, बहुत ही शार्प है। आप स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच के जो तफ़ावत है, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुँ, जहाँ-जहाँ हम स्वच्छंद होते हैं, उसी स्वच्छंदता को एक नाम देते थे कि ये तो हमारी स्वतंत्रता है। भारत के संविधान में फ्रीडम के लिए बहुत सारी बातें की गई और बार-बार लोग ये कहते हैं कि ये तो फ्रीडम हमारा है। हम बोल सकते हैं कुछ भी। हमारा देश आज़ाद है, मैं आज़ाद हूँ। सर आज़ादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे जब बात स्वच्छंदता तक पहुँचती है, हुँ। तो उसके परिणाम आज की पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन सर ये किस तरीके से डिसाइड किया जाए कि ये स्वतंत्रता है या स्वच्छंदता है? क्योंकि इट इज़ न क्योंकि 2 लोग यहाँ पर 2 भाग में पूरा लोग बँटे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार ये मेरी फ्रीडम है और कुछ लोग जैसे आपने बोला ये स्वच्छंद है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये और किस हमारा तरीके से डिसाइड किया जाता जी है? सर, जी सर। वैसे ये डिसाइड हमारा कानून करता है। सर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि गीता में लिखा है कि मैं ही किसी को जन्म देता हूँ, मैं ही किसी का पालन-पोषण करता हूँ और मैं ही किसी को मारता हूँ। अगर इसको एविडेंस के रूप में एक आतंकवादी बोल दे, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? वो ऐसा बोलेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर। ये तो होना ही था कि आपको मरना था। और भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम कुछ नहीं करते, जो करता हूँ मैं करता हूँ। एक आतंकवादी जब किसी को मारता है, अगर वो इस संविधान को साथ में ले ले, इस गीता को साथ में ले ले और ऐसा बता दे कि मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, आप मुझे पसंद नहीं आए, मैंने आपको मार दिया क्योंकि मुझे स्वतंत्रता है। अगर ये दूसरी बात को साथ में ले ले कि गीता में ऐसा बोला है कि जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, आप तो निमित्त मात्र है। तो सर मैं तो निमित्त हूँ, मैंने क्या किया? भगवान कृष्ण ने बताया कि आज आपका लास्ट दिन था, तो निमित्त मैं बन गया। तो सर किसी भी बात की स्वतंत्रता हम खुद तय करें, ये गलत बात है। आप किस देश में रहते हो, किस देश का क्या कानून है, इसी हिसाब से, इसी संविधान के हिसाब से स्वतंत्रता डिसाइड होती है। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएँ कि ये लिव इन रिलेशनशिप वाला जो पूरा मुद्दा है, पूरा ये जो वो कल्चर है वो कब से स्टार्ट हुआ और कोर्ट में इस टाइप के केसेस कब से दिखना स्टार्ट हुए? सर मैं स्टार्ट करूँगा छत्तीसगढ़ से, क्योंकि हाल ही में एक मामले की सुनवाई में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने ये बताया, एक मामले की सुनवाई में, जो उन्होंने बोला वही मैं अभी बोल रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में कलंक है। सर मैं रिपीट करूँगा मेरी बात को कि वर्ड्स मेरे नहीं है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जजेस ने
एक मामले की सुनवाई के दरमियान ये बताया कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में कलंक है। सर, आपने पूछा कि कब से शुरू हुआ, तो आज मैं अपने साथ रेफरेंस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे कुछ साइटेशन साथ में लेकर आया हूं। सर, सबसे पहला केस स्वतंत्र भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 1952 में आया था। केस के पक्षकार थे गोकुल चंद और प्रवीण कुमारी। तो 1952 में लिव इन रिलेशनशिप को वैध नहीं माना गया, इन रिश्तों को अवैध माना गया और ये मामला खारिज कर दिया गया कि आप इस तरह से साथ नहीं रह सकते। हुँ। सर, ये हमारे देश का पहला केस 1952 यानी कि भारत 1952। आज़ाद होने के 5 साल बाद। जी। हुँ, हुँ। फिर बहुत सालों तक इस मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। और चर्चा सब तभी बनती है कि जब कोई इवेंट बनती है। हाँ। फिर दूसरा रेफरेंस मैं ये साथ में लेकर आया हूं हुँ। कि 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बद्री प्रसाद के मामले में इस रिलेशनशिप को कानूनी विवाह के रूप में स्वीकार किया। यहां पर बात यह है सर कि बात हुई थी रिलेशनशिप की, लिव इन रिलेशनशिप की। कोर्ट ने बताया कि ये एक प्रकार से विवाह है, एक प्रकार से शादी है। तो उस मामले में इवेंट ये थी कि वो बहुत सालों से साथ में रहते थे हुँ। और दोनों ने बताया कि हमारे बीच का जो रिश्ता है वो पति पत्नी के रूप से है। हमने सप्तपदी नहीं ली, पर हमारा रिश्ता, हमारे बीच का रिश्ता पति पत्नी का है। समाज में भी हम अपनी अपनी पहचान एक पति के रूप में और एक पत्नी के रूप में देते हैं। टेक्निकलिटी सिर्फ इतनी है कि हमने सप्तपदी नहीं की। तो कोर्ट ने माना कि आपको सारे अधिकार जो शादी के जोड़ों में मिलते हैं, जो युगलों को मिलते हैं, वही अधिकार भारत में आपको मिलेंगे और आपके इस रिश्ते को मैं विवाह के रूप में देखता हूं और उन्हें एक माननीय विवाह के रूप में इस केस को मान्य किया गया। इंटरेस्टिंग। सर, ये बात मैंने की 1978 की। उससे आगे बढ़ते 1985 में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने राधिका सिंह और लोली के लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में इस रिश्ते को वैध माना, सही माना। सर, आज तक हर एक केस में आपको अलग अलग जजमेंट मिलेगा। आज तक हमारे देश में, बात आगे करेंगे, हुँ। लिव इन रिलेशनशिप के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। जो भी जजमेंट आते हैं, हर एक केस की अलग अलग स्टोरी के बेस से आते हैं। हर एक केस के अलग अलग इवेंट कोई होती है। कोई स्टैंडर्ड कानून है ही नहीं उसको बिल्कुल लेकर नहीं के। सर, बिल्कुल नहीं। ये हुँ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1952 में जैसे आपने बोला अवैध माना और 1985 में कोर्ट ने उसको वैध माना। वैध माना। पर वैध मानने में इस केस में और गोकुल चंद प्रवीण कुमार के केस में क्या मुद्दा था कि वो लोग एज अ लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना चाहते थे और बहुत कम से कम समय से रहते थे। हुँ। तो कोर्ट ने उसे अवैध माना। 78 में बद्री प्रसाद के केस में उसे विवाह के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी थी कि बहुत साल से साथ में रहते थे। तो कितने टाइम से साथ रहना वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है कोर्ट में। वैसे इसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कि कम से कम आपको इतने साल रहना है, पर हुँ। बहुत सालों से ऐसा ऐसा वर्ड यूज किया गया है। हुँ। बहुत सालों से अगर आप साथ में रहते हैं, आप ऐसा स्वीकार कर दें कि हमारे बीच का रिश्ता पति पत्नी का है। समाज में भी हमारी पहचान, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी पति पत्नी के रूप से है। सिर्फ हमने सप्तापदी नहीं की, तो उस हिसाब से कोर्ट ने ऐसा माना कि उनको पति पत्नी का रूप देना चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो सर, हम बात करें थे 1985 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की। केस के पक्षकार थे राधिका सिंह और लोली। इस केस में भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस रिश्ते को वैध माना। वैध इसलिए माना
कि उनके लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते के दौरान उनके यहाँ 5 संतान पैदा हुए। ओह! तो वेरी क्लियर हो गया कि उनके बीच का रिश्ता पति-पत्नी का है। हम आगे बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर संतान होते हैं तो क्या इसकी इफ़ेक्ट होती है, वो बात हुँ। आगे करेंगे। पर इस केस में इस रिलेशन को वैध माना गया और पति-पत्नी के रूप से ही कोर्ट ने उनको स्वीकार किया। तो ये लोग जो केस करते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करो, ऐसा बोलते हैं वो लोग क क जी, केस के जी, दौरान? वही। कोई लिटिगेशन बनता है, कोई तो ज़रूरियात बनती है कि उनको कोर्ट में जाना पड़ा। हुँ। पर मुद्दा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप वैध है या या अवैध नहीं? है? हाँ, हाँ, हाँ। सर 85 के बाद 2001 में बॉम्बे हाई कोर्ट पक्षकार के नाम थे पायल शर्मा और रामेंद्र सिंह। तो मामला ये था कि लड़के वालों ने ऐसा बताया कि मेरी लड़की को रामेंद्र सिंह के साथ अवैध संबंध से नहीं रहना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बताया, लड़की को पूछा गया कि क्या आप रामेंद्र सिंह के साथ रहना चाहती हो? दोनों बालिग थे। बालिग यानी कि 18 प्लस ईयर के। यस, यस। तो लड़के ने बताया कि मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र है, रामेंद्र सिंह भी बालिग है, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, पर परिवार और समाज मना करता है कि आप इस तरह से नहीं रह हुँ। सकते। तो कोर्ट ने जब दोनों की मर्जी सुनी, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप पुख्ता अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। सर ये 2001 की बात हमने बताई, आगे का रेफरेंस मेरे पास 2003 में जस्टिस मल्लिनाथ समिति ने राष्ट्रीय विधि आयोग को दी अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश की कि कोई भी महिला किसी पुरुष से एक निश्चित अवधि तक अविवाहित रहती है तो इस रिश्ते को कानूनी विवाह के समान दर्जा देना चाहिए। सरकार ने ये बात को खारिज कर दी और ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। तो ये सर मैंने बात बताई आपको 2003 हुँ। में। सर आगे मैं बात करूंगा 2008 में जनवरी में हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि लिव इन रिलेशनशिप वैध है, ये हो सकता है हुँ, हुँ। और स्पष्ट कर दिया कि ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे भी नाजायज नहीं माने जाएंगे। ये आप बात करो 2008 की बात कर रहे हो। 2008 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप वैध है, कानूनी है, कर सकते हैं और इस रिश्ते से अगर कोई बच्चे होते हैं तो उनको भी नाजायज नहीं माना जाएगा। हुँ। तो बात कहीं न कहीं यहाँ ऐसा लगता है कि एक पैरेलल शादी हो गई। नाम चाहे आपने लिव इन रिलेशनशिप दे दिया, पर अधिकार तो यहाँ शादी के आपको मिल गए। फिर भी आज भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है, आज भी नहीं है, मतलब रहता है तो कोई उसे पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। पर सब्जेक्ट टू कि दोनों की परमिशन है कि नहीं है, हाँ। दोनों अपनी मर्ज़ी से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हुँ। यहाँ सिर्फ़ बात होती है मर्ज़ी की। अगर दोनों की मर्ज़ी है, तो कानून बोलता है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से रहिए। कानून आपको ऐसा लिख कर नहीं देगा कि ये सो एंड सो कानून के हिसाब से आप रह सकते हो। हुँ। आप गूगल में सर्च कीजिए, आप एआई से पूछिए। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक भी कानून आज तक नहीं बना। मैं ये पॉडकास्ट का जब रिसर्च कर रहा था ना सर, इसमें मैंने देखा कि क्यों लोग लिव इन में रहते हैं, तो 3 चीज़ें मैंने नोटिस की। फिर आप अपने एक्सपर्ट व्यूज़ इसमें दीजिएगा। मैंने ये 3 चीज़ें देखी। एक तो मौज-मज़ा के लिए लोग रहते हैं।
उसको है कि 3-4 साल साथ में रहेंगे फिज़िकली, क्योंकि वो भी एक डिमांड है आज की डेट में, ये कल्चर पूरा ओपन अप हो रहा है। तो सब लोग बोलते हैं चलो मौज-मज़ा के लिए रहते हैं, बड़ा कल्चर एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि कोई ऐसा है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन वहाँ पर उसको नहीं जम रहा है, एक्स वाई जी रीज़न के कारण, और उसका तलाक में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तलाक वाली प्रोसेस भी। तो उसके दौरान में वो लिव इन में रहते हैं किसी और बंदा या बंदी के साथ। और तीसरा है ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो बोलते हैं कि यार मेरे को कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, कि ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं है। मैं ये 5 मिनट में या 1 घंटे में या 2 घंटे में ये डिसाइड नहीं करना चाहती कि मेरे लिए कौन, जिनके साथ मैं पूरी लाइफ जीना चाहूँगी या चाहूँगा। तो ये 3 बड़े रीज़न्स मैंने लोग इसके इसके बारे में बोलते हैं लिव-इन्स की जब बात आती है। तो आपके हिसाब से ये क्या सही है, क्या गलत है? आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें क्या है सर? सर एक जो एविडेंस मैं साथ में लेकर आया हूँ ना आज, जो रेफरेंस के लिए, उसमें एक लास्ट बात रहेगी जो मैं आपको बता दूँ। हुँ। सन 2010 में हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने खुशबू बनाम कंथियामल के मामले में माना कि लिव इन रिलेशनशिप न तो अवैध है और ना ही वैध है। लटक रही है बेचारी बीच में। कोर्ट भी थक गई कि आप लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हो, लिटिगेशन के लिए हमारे पास आते हो, क्या हमारे पास यही काम है? उन्होंने बता दिया कि न तो ये कानूनी है, न तो ये गैर कानूनी है। फिर आगे उन्होंने ये भी बताया कि यह रिश्ता आप अपने जोखिम पर करते हो। ये जोखिम शब्द मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में खुशबू बनाम कंथियाबल में ऐसा बताया कि आप यह रिश्ता, वही शब्द मैं आपको बता रहा हूं अभी, हुँ। कि आप यह रिश्ता अपने जोखिम पर निभाए, अदालत से उसके प्रति किसी सहानुभूति की उम्मीद न रखें। और जब भी कोई बात बनती है तो आप हमारे पास किसी सहानुभूति की उम्मीद न रखें। मतलब क्या हुआ सर, कि आपको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं कि आपको रोक पाए, और ऐसा भी कोई कानून नहीं है कि हम आपको इसकी छूट दे दें। आप यहाँ स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का जो बहुत ही माइनर गैप है, बारीक भेद रेखा हाँ, जो है। बस अपने आप में ये समझना है आपको। तय आपको करना है कि हम स्वतंत्रता है या स्वच्छंद है। रिलेशनशिप करना चाहिए, मैत्री करा करना चाहिए, फ्रेंडशिप मैरिज करना चाहिए, आईएलटी मैरिज करना चाहिए, डिंक मैरिज करना चाहिए, कि एक विवाह करना चाहिए। इस पूरे सारे शब्दों में सुनने में भी आपको विवाह शब्द बहुत अच्छा लगेगा, प्यार भरा लगेगा। हम बोले कि हमने शादी की, हमने एक विवाह संपन्न किया, एक शकुन मिलता है। अब बोलिए कि मैंने फ्रेंडशिप मैरिज किया, शकुन नहीं मिलेगा। क्योंकि कमिटमेंट का अभाव है। कमिटमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं तेरे को आसमान से तारे लाऊंगा, हुँ, हुँ। वहां तो कमिटमेंट के भरमार है सर। सप्तापदी में कमिटमेंट कम होते हैं। वहां ऐसा बताया गया है कि तेरे रास्ते पर मैं चलूंगा, तेरे दुख में मैं साथ दूंगा, तेरे दुख में मैं साथ रहूंगी। पर कमिटमेंट कितने हैं? 7। यहाँ तो 100-200 कमिटमेंट लगता है कि तू मेरे लिए ये करेगी, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। तो बोल तो सही। तो आपके हिसाब से आपने जैसे बोला कि ये वैधानिक भी नहीं है, अवैधानिक भी नहीं है, तो एक्चुअली इसकी पोजीशन है क्या? किस तरीके से इसको हम लोग अभी देख सकते हैं? सर मैं आपको बताऊं कि जो लोग फ्रेंडशिप मैरिज करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, किसी के पास भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा जो कानूनी रूप से मान्य हो। या आप किसी से भी सवाल पूछ लीजिए कि भाई आपने जो लिव इन रिलेशनशिप किया है, तो किस कानून के तहत किया, किस कानून ने आपको ये परमिशन दी, तो आई एम डैम श्योर कि उनके पास कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। सवाल इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है क्या? अगर मान लीजिए कि आप 5 लोग से पूछेंगे तो शायद हो सकता है कि वकील साहब ने 1-2 को हो डॉक्यूमेंट बना भी दिए हो। उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए सर आप। अगर कानूनी है तो उस डॉक्यूमेंट में कहीं तो ऐसा मेंशन किया गया होगा कि इस कानून के तहत
हमने लिव इन रिलेशनशिप किया है, कानून उसमें मेंशन तो किया जाए ना, हुँ। किस सेक्शन के हिसाब से किया, किस कानून ने आपको ये परमिशन दी, उस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं मिलेगा। फॉर्मूले में ऐसा लिखा गया होगा कि हमें ये पसंद है, वो मुझे पसंद है, हम साथ में रहेंगे, शादी नहीं वो करेंगे। दोनों का अप्रूवल है, सैंक्शन है। ये उनकी निजी चॉइस होगी। पर डॉक्यूमेंट में, एक भी डॉक्यूमेंट में, पूरे देश में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनाता है, तो मुझे ये जानना है कि उस डॉक्यूमेंट में आपने कोई लॉ मेंशन किया, कोई एक्ट मेंशन किया? आई एम डैम श्योर कि एक भी कानून आपको ये परमिशन नहीं देता और ना ही एक भी कानून आपको रोक सकता है। मतलब ये है कि ये आपका निजी मामला मान लीजिए, कानून ना आपको रोकता है, ना ही आपको परमिशन देता है। कोई भी डॉक्यूमेंट में, कोई भी रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट में, कोई भी कानून आज तक मेंशन नहीं किया गया। कोई लिव इन में रहता है सर और उसको हिंसा होती है, घरेलू हिंसा। जैसे 2022 में एक बहुत बड़ा किस्सा सामने आया था आफ़ताब पूनावाला और श्रद्धा वोलकर वाला केस कि जहाँ पर जो लड़की थी उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके सिटी के अलग-अलग भाग में उसको फेंक दिया गया। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम हिंसा है, ऐसे तो कई कई केसेस में छोटी-मोटी हिंसाएँ होती रहती है। तो वहाँ पर कानून उसको सपोर्ट करता है, कहीं न कहीं उसको कानून प्रोटेक्शन देता है? सर, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। उस क्रिमिनल ऑफेंस से लिव इन रिलेशनशिप से कोई नाता नहीं है। अगर वो हुँ। रिलेशनशिप में है, तो भी गुनाह है, नहीं है तो भी गुनाह है। एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो आईपीसी के तहत 302 के हिसाब से इसमें ट्रायल चलेगी और मर्डर में तो चलेगी सर, अगर कोई छोटी-मोटी हिंसा होती है लिव-इन्स में जैसे आपने बोला सर अगर लिव इन में नहीं है तो भी अगर कोई हिंसा होती है तो वो समझ गिल्टी गया के पुरवार नॉर्मल होते हैं, के वो भी अगर इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि अगर लिव इन में है तो आप हिंसा करते हैं तो आपको कोई कानून टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। हुँ, आप नहीं है तो भी कानून टच करेगा, आप है तो भी कानून टच करेगा सही और बात। जिस हिसाब से आपने जो भी हिंसा की है उस हिसाब से आपके आपके अगेंस्ट में ट्रायल चलेगी। हुँ, ओके। ये हुँ, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर आप लिव इन में है तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लिव इन में नहीं है तो आपको कोई और तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो भी नहीं है। तो जो भी आप ऑफेंस करते हो, जो क्रिमिनल फौजदारी के दायरे में आता है, उस हिसाब से आपके अगेंस्ट में ट्रायल चलेगी। हुँ। हाँ, तो सर कोई देश में तो कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कानून कोई नहीं है। क्या कोई स्टेट में जैसे आपने अपने लास्ट एपिसोड में आपने बात किया था कि स्टेट के भी अपने कानून हो सकते हैं। तो क्या कोई स्टेट में लिव इन से रिलेटेड कोई कानून है? जी सर, हमारे देश में सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र है। उन्होंने 2008 में कानून बनाया था कि लिव इन रिलेशनशिप वैध है, ये कर सकते हैं। तो उनकी इफ़ेक्ट क्या आई? तो उस समय जो भी मामले थे, वो मामले सब पूरे हो गए, फिर वो कानून डेड हो गया। आज आप किसी को भी महाराष्ट्र में कॉल करके पूछिए, उनसे मिलिए, तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ये कानून आज भी जिंदा है। कानून सर बहुत सारे होते हैं। मुद्दा है कि कितने कानून जिंदा है और कितने कानून मर गए हैं। ऐसा भी होता है जी, कानून जी, डेड हो जी, सकता है? कानून डेड हो सकता है। तो वो कैसे होता है? कानून मर कैसे सर सकता है? आपने जो मुझे तुरंत याद आ रहा है एक एग्ज़ाम्पल, आपने कभी बस में मुसाफ़िरी की? हुँ, तो उसमें लिखा होगा कि धूम्रपान मना है। हुँ, तो धूम्रपान मना है, फिर भी धूम्रपान होता है। हुँ। तो मुझे ये पूछना है सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से कि धूम्रपान मना है फिर भी किसी ने धूम्रपान किया है और आपने कोई केस दाखिल किया हो, ऐसा कोई केस है आपके पास? तो वो बताएँगे नहीं है सर, इट इज़ अ डेड। वहाँ पर कुछ बस में तो लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर कानून की ये धारा के अंतर्गत मना है, हाँ, लेकिन होता नहीं बैंक है। में भी आप जाएँगे तो उसमें लिखा होगा कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये पूछना पड़ेगा कि इस धारा के तहत कितने केस फाइल हुए? तो रिप्लाई आएगा 0। तो महाराष्ट्र पहला राज्य है कि जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक कानून बनाया 2008 में। पर अभी-अभी जो उसमें एक ऐड हुआ उत्तराखंड,
तो उत्तराखंड में ये कानून आज लागू है। तो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि हमारे देश में उत्तराखंड एक ही राज्य ऐसा है कि जिसमें लिव इन रिलेशन के लिए एक कानून बनाया गया है और उसमें सब बताया गया कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो करीब-करीब 1 महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, पूरा इसका ब्यौरा देना है, आपकी आइडेंटिटी फिल अप करनी है, किस मुद्दे से आप रिलेशनशिप में रहते हैं, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशन से, उनका एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल अप करना है, पूरा ब्यौरा देना है और इसका एक पंजीकरण होता है किसी डिपार्टमेंट में। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, पंजीकरण नहीं होता इसका, तो उत्तराखंड के कानून के हिसाब से आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है और 10,000 तक आपको जुर्माना हो सकता है। तो देश का पहला राज्य आज के हिसाब से सिर्फ एक उत्तराखंड है। लेकिन सर यहाँ पर जो लोग लिव-इन्स में रहते हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले, एनोनिमसली वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। और लॉ जो है वो तो बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा कहीं न कहीं, कई कई केसेस ऐसे आएँगे कि जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे। तो इसमें भी कुछ और प्रोएक्टिव सरकार इसमें उसमें भी कुछ होगा। आपको क्या लगता है इसमें? सर बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया आपने कि लोग अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं। मुझे ये बात पसंद आई। जो मैं कहना चाहता था, उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन आ गया। सर आप गुप्त क्यों रखना चाहते हो? बताइए, क्या आप पाप करते हो? कहीं न कहीं तो आप भी मानते हो, कहीं न कहीं तो वो भी मानते हैं कि हमें ये गुप्त रखना है। हुँ। क्यों रखते हैं गुप्त? अगर आपको ये रिश्ता निर्दोष लगता है, आपको वैध लगता है, कानून के हिसाब से, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, अगर ये रिश्ता सही है, तो गुप्त क्यों रखते हो? मतलब सामाजिक स्वीकृति नहीं है शायद मतलब इसलिए? मतलब कहीं न कहीं तो आप भी मानते हो, सोसाइटी भी मानते है, जो रिलेशनशिप का जो एग्रीमेंट करते हैं, वो युगल भी मानते हैं, वो जोड़ा भी मानते हैं कि यार ये गलत तो है। अगर गलत नहीं होता, तो आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते? सर कानून में ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा अधिकार औरत को है और कम अधिकार पुरुष को है? कानून में अगर ऐसा अगर है? अगर समान अधिकार है, तो कानून ऐसा क्यों नहीं मानता कि दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, दोनों को समान राइट्स मिलने चाहिए, दोनों को समान अधिकार होने चाहिए? कहीं न कहीं स्त्री जो है वो ज़्यादा शोषित रही हो इसलिए मेबी उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार रहा हो इसलिए कानून एक साइड खींच रहा है मतलब मेबी। तो आज तो परिवर्तन ये हो गया कि पुरुष बेचारा बोल भी नहीं पाता। आप फैमिली कोर्ट में जाइए, आप कल जाइए, परसों जाइए, जब भी आपका मन चाहे एक बार फैमिली कोर्ट विज़िट करें आप। हाँ, हाँ। फैमिली कोर्ट में डेली के 200 केस होते हैं सर। मतलब कितने छोटे सिटीज़ की बात कर रहे हो आप कि बड़े? नहीं, आप राजकोट की ले लो, बॉम्बे की ले लो, मेरे हिसाब से फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। हुँ, हुँ। वो तालुका या हुँ, छोटे हुँ, शहरों में नहीं नहीं होती। ओके, ओके। आप जाकर उनका बोर्ड देखिए। सर मैं गारंटी देता हूँ, एक फैमिली कोर्ट में एक दिन में 150 से 200 केस आपको मिलेंगे। एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ किसी भी फैमिली कोर्ट की, ना कोई सिटी की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, फैमिली कोर्ट की आप विज़िट करें, देखिए कि ये कितने केस है पर डे। वहाँ पर बोर्ड होता है, बोर्ड में बोर्ड लिखा होता हो है, हाँ, रखते हैं वहाँ पे। कोई हुँ, भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, कोई भी जाकर वो वहाँ बैठ भी सकता है, उनकी प्रक्रिया भी देख सकता है। मैं बात कर रहा था 150 से 200 केस की। अब उसमें आप पढ़िए कि उस बोर्ड में कंप्लेनेंट कौन है? इतनी सारी कंप्लेंट किसने कर दी? तो सर मैं आपको फिर से आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर 200 केस है, तो उसमें से 197 केस महिलाओं ने किए हैं अपने पति के ऊपर। क्या बात है! मैं फिर से दोहराऊँगा कि अगर 200 केस आपने पढ़ लिए, तो उसमें से
97 केस महिलाओं ने अपने पति के ऊपर किए होंगे। सिर्फ़ 3 ये ही कै केस। कैसे पॉसिबल है? सर, मैं आई कैन प्रूव इट सर। 200 में से अगर 197 केस महिलाओं ने किए हैं, तो बाकी बचा 3 केस। तो 3 ही केस में पति कोर्ट में जाता है और अपनी पत्नी के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करता है। अब मुद्दा ये अलग है कि इसमें से कितने केस सही है और कितने गलत है। ये बात बाद में करेंगे अगर समय मिला तो। बहुत सारे केस फाइल हो गए पुरुष के अगेंस्ट में, बहुत सारे केस फाइल हो गए पति के अगेंस्ट में, बहुत सारे केस फाइल हो गए पति के हिसाब से, पिता के हिसाब से। जहाँ पर भी अगर आप ये मेरा रोष मानिए, ये मेरा नॉलेज मानिए, ये मेरी अपील मानिए, पर महिलाएँ बहुत केस करती हैं। तो सर अगर बात हम वहाँ से शुरू की थी हमने कि समान अधिकार, तो सर समान अधिकार पुरुष को मिलने चाहिए। वो सर क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है सर? आपको क्यों लगता है कि महिला इतनी ज़्यादा केसेज़ आपका आपको क्या लगता है रीज़न उसका? सर मैं ऐसा आपको पूछूँगा कि पुरुष क्या राक्षस है? आज का पढ़ा-लिखा युवान राक्षस है? हुँ। आज का पढ़ा-लिखा युवान क्या इतने सारे वायलेंस करता है समाज में? महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं। मुझे एक दिखाइए भारत के संविधान में या भारत के कानून में कि एक केस सिर्फ पुरुष के लिए बनाया। लिव-इन्स की अगर सर बात करें, तो वहाँ पर भी केसेज़ जो आते हैं, वहाँ पर भी महिलाओं के केसेज़ ज़्यादा होते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल आप दे सकें? सर मैं ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। मान लीजिए कि कोई महिला लिव इन में रहते हैं। सर ध्यान से सुनना ये बात। लिव इन में रहते हैं, मान लें कि उन्होंने डॉक्यूमेंट भी बनाया है अपने हिसाब से। उनके पास डॉक्यूमेंट भी है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। कहीं पर कोई छोटी-मोटी नोक-झोंक हो गई उनके पार्टनर से और वो महिला अगर पुलिस थाने चली जाती है और वो बता देती है कि उन्होंने मुझे मारा या उन्होंने मेरे साथ गलत किया या मान लीजिए कि वो एक सीरियस कोई ऑफेंस की बात करती है, कोई सीरियस आरोप की बात करते हैं कि मेरी इच्छा के बगैर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरे साथ रेप किया, तो पुलिस उसी वक़्त एफआईआर लिखेगी, उसी वक़्त। आज ये ट्रेंड चल रहा है। पुलिस पर्सनली मानती है कि रेप नहीं है, पर उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आपके पास कोई महिला आती है, हुँ। कोई विक्टिम महिला आती है, तो आपको तुरंत कार्यवाही प्रायोरिटी में। करनी पड़ेगी। पर सर कैसे कार्यवाही? अगर गलत हो तो भी कार्यवाही करेंगे। तो पुलिस साहब ने मुझे एक बताया था कि सर अगर गलत भी होगा तो हम तो करेंगे। आप कोर्ट में से जस्टिस आपको मिल जाएगा। तो मैंने पूछा कि सर ये ट्रायल की जो प्रोसेस है, उनकी पीड़ा हम कहाँ पर उनका उनका कंपनसेशन हम कहाँ से लेंगे? तो उन्होंने बताया कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा काम है कि अगर वो विक्टिम मेरे पास कोई आती है, महिला है, तो मुझे तुरंत काम करना है। ऐसा मुझे आदेश दिया गया है और मैं उसी आदेश का पालन कर रहा हूँ। अगर गलत हो तब भी तो हाँ, वो अपनी जगह पे सही है, उनको जो है आदेश वो करते हैं वो तो वो काम। करते हैं। हुँ। तो बात ये है सर कि आप लिव इन में हैं, आपने डॉक्यूमेंट भी बनाया है, सालों से रहते हैं और 5 साल के बाद आप ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने मुझसे रेप किया। और सर कब ऐसा होता है कि जहाँ पर लिव इन रिलेटेड केसेस आते हैं कि जहाँ पर महिला पुरुषों के मतलब पुरुष जो पार्टनर होता है उसके ऊपर कंप्लेंट करती है, कई बार गलत भी होती है वो। मैं आपको बताऊँ कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी है, अगर कोई महिला केस करना चाहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक केस होता है, क्रिमिनल के दायरे में भी एक केस होता है और जब भी केस होता है, तो सिर्फ़ पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिर्फ़ इतना ही देखती है कि विक्टिम कौन है, महिला है, तो केस तुरंत ले लेगी। केस सही है या गलत है, वो पुलिस नहीं देखती, ख़ास तौर से महिलाओं के किस्से में। हाँ, वो कई बार ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार कई बार अ, ज़रूरी है सर।
पर अगर फर्स्ट साइट आपको ऐसा लगे कि ये महिला 5 साल से लिव इन में है और वो केस क्या दाखिल करने है, तो उन्होंने बताया कि भई उन्होंने मुझे बताया था कि भई मैं तुझसे शादी करूँगा, अब नहीं कर रहा है, चला गया और मुझे केस करना है। तो मेरे हिसाब से ऐसा केस होना नहीं चाहिए, पर केस बनते हैं, हुँ। पुलिस लेती है, ट्रायल भी चलती है। ट्रायल में गिल्टी प्रूव नहीं होती, पर जो ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है, उस हिसाब से उस लड़के को समाज में बदनामी भी मिलती है, ट्रायल फेस करनी पड़ती है, मेंटली फिजिकल हैरेसमेंट होता है, एक्सपेंस होते हैं। यानी कि जो रिश्ता मज़े-मज़े के लिए स्टार्ट हुआ होता है, उसके रिपरकशंस कई बार बहुत बड़े हो सकते हैं। बहुत ज़्यादातर बड़े ही होते हैं। तो महिलाएँ बात हम वो कर रहे थे कि महिलाएँ केस कर सकती हैं, डोमेस्टिक में भी केस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। सो सर इतने छोटे-छोटे भी लॉ होते हैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए? सर जब मुझे एक बात याद आ रही है अभी, हुँ, हुँ। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद संसद में महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून की बात चली। जब बहुत सारे कानून की बात चली और किसी-किसी में ड्राफ्ट भी तैयार किया गया कि महिलाओं को इतना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसी ड्राफ्ट में एक बात ऐसी आई थी कि अगर पुरुष तिरछी नज़र से किसी स्त्री को देखता है, तो वो भी गुनाह के दायरे में आना चाहिए और बात सुनने में सभी को थोड़ी-थोड़ी ठीक भी लगी कि ये तिरछी नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये तो गलत है। भगवान भला करे लालू प्रसाद यादव का हुँ, हुँ। कि उन्होंने बिहारी स्टाइल में ऐसा बताया। सर वो एपिसोड मैंने भी देखा था, हुँ। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो एपिसोड मैंने भी देखा। लालू प्रसाद ने बताया कि प्रेम सबसे पहले आँखों से होता है और जब भी कोई हमें पसंद आता है या जब भी हम कोई इकरार करना चाहते हैं प्रेम के लिए, तो डायरेक्ट किसी को देख नहीं पाएँगे, सामने आँख मिलाकर हम ऐसा नहीं बता सकेंगे कि भई मैं तुम्हें चाहता हूँ। पहले तिरछी नज़र से ही देखना पड़ता है। तो पहले प्यार की पहली शर्त या पहला शुरुआत। शुरुआत तिरछी नज़र से होता है और फिर अगर ऐसा लगता है कि वो भी हमें चाहते हैं, तो वो भी मुझे तिरछी नज़र से ही देखेगी। अगर आप इसे गुनाह के दायरे में लाओगे, तो सर प्यार होना ही बंद हो जाएगा। प्रेम कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी होता है कि सामने चलो मिल लिया, आँखों से आँखों मिला लो, चलो भई आप मुझे आपसे प्यार करना है, मेरी आँखों में देखो, मैं आपको चाहता हूँ और मैं आपको चाहती हूँ। इस तरह से प्रेम नहीं होता। वो सबसे पहले शुरुआत जो होती है, वो तिरछी नज़र से होती है। तो मेरे हिसाब से मेरा आशीर्वाद है लालू प्रसाद को कि उन्होंने अच्छा काम किया और वो कानून नहीं बना। अगर सर लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें हम लोग वापस अ, और कोई लिव इन में अगर रहता है और उनके ज़रिए कोई बच्चे होते हैं चाइल्ड के लिए लॉ में क्या उसमें दिया गया है कि अगर कोई चाइल्ड होता है तो उसको क्या-क्या अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते? उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए? उसको जो लीगल हायर जिसको बोलते हैं वो होते हैं कि नहीं प्रॉपर्टी के उन प्रॉपर्टी में उनका हक बनता है कि नहीं बनता वो सारी चीज़ें? सबसे पहली कंडीशन 2 लोग जब लिव इन में आते हैं, तो वो दोनों ही तय करते हैं कि हमारे बीच में जो भी रिलेशन रहेगा, उनसे हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये हर एक लिव इन में होती है। हुँ। चाहे अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो उसमें भी ऐसा लिखा जाता है कि हमारे बीच में रिलेशन से कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि अगर संतान होते हैं तो क्या होता है? अगर संतान होते हैं, तो उसी दिन जब पहला बच्चा पैदा होता है, उसी दिन
लिव इन रिलेशनशिप का एंड होता है और वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से उन्हें पति-पत्नी का दर्जा ही मिलेगा। उस बच्चे को भी कानूनी रूप से पूरे अधिकार मिलेंगे। सिर्फ़ बात अलग कहाँ पर पड़ती है कि अगर पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पर वर्तमान में जो प्रॉपर्टी है, फ्यूचर की जो प्रॉपर्टी है, उनका उत्तराधिकारी वो बच्चा बनता है और कानूनी रूप से बनता है। लिव इन रिलेशनशिप उसी दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है। ये कैसे पॉसिबल है सर? और वो लिव इन में दोनों रह रहे हैं, उनको मैरिज नहीं करना है लेकिन बच्चा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मैरिड बाय कंसीडर करें? डिफ़ॉल्ट सर, हर एक कोई भी कोर्ट पे अगर एक केस जाता है, तो बच्चे को वही अधिकार मिलेंगे, जो एक शादी के रिलेशन से जो बच्चे होते हैं, उनको जो अधिकार मिलते हैं, लेकिन उस और वो दोनों को पति-पत्नी म माना जाता है माना फिर जाता है। आगे जाके? आगे जाके माना जाता है। और इसमें सर कोई कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा उसमें जोड़ें, जैसे कई बार देखा गया है कि अगर कोई मैरिड बंदा है उसकी वाइफ़ के साथ वो है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ़ को पता नहीं है और वो कहीं पर वो लिव इन में रह रहा है और उनके ज़रिए उनको कोई बच्चा होता है। तो मैरिड तो यहाँ पर है, तो वहाँ पर तो फिर क्या? सर वो भी बच्चा नाजायज़ नहीं माना जाएगा। उनको भी वही अधिकार मिलेगा जो उनके पहले रिश्ते से या पहली शादी से मिले थे। लेकिन वहाँ पर तो फिर डबल मैरिज तो पॉसिबल नहीं है। हिंदू में 2 विवाह गैर कानूनी है, हुँ, पर अगर कोई करता है तो क्या होता है? हाँ। तो ऑफेंस तो बनता है, केस भी होता है, पर कोर्ट में इसपे स्ट्रिक्टली कोई जजमेंट नहीं देती। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्टली जजमेंट देंगे, कोई पति को जेल में भेज देंगे, तो 2 घर तबाह हो जाएँगे। हुँ, तो उस हिसाब से कोर्ट भी बीच का सिम्पैथी से रास्ता। काम लेती है और कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालती है कि जो फ्यूचर एलिमनी हो दोनों को मिले, जो भी राइट्स है वो दोनों को मिले और जो अधिकार पहली पत्नी में है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा बताया गया है कि सारे अधिकार पहली पत्नी को, दूसरी पत्नी को नहीं है। फिर भी जो जजमेंट आ रहा है, वो इस हिसाब से आ रहा है कि जिसमें बैलेंस हो। उस बच्चे का क्या दोष? वो हुँ, तो निर्दोष है। तो कानून ऐसा मानती है कि सिंपैथी और राइट्स दोनों वैध और अवैध रिश्ते से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। कहीं-कहीं पर भी हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ऐसा बताया है कि उत्तराधिकारी के रूप से उसको नहीं देखा जाएगा, पर वर्तमान में और फ्यूचर में जो भी राइट्स उनको मिलने चाहिए, वो तो पक्का मिलेंगे। सर मैं ये बात इस आधार पर कह रहा हूँ, जो साथ में मैं एविडेंस लाया हूँ, उसमें से एक साइटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस शर्मा विके 2013 एंड एस खुशबू केस 2010 में इस तरह की सोच की और इस तरह के कानून की पुष्टि की गई कि लिव इन से जो भी बच्चा होगा, जो भी संतान होंगे, उन्हें नाजायज़ नहीं माना जाएगा। हुँ। और सर लिव इन में जो कपल्स रहते हैं वहाँ पर लेडी का कहीं पर आजीविका में कहीं कोई अधिकार होता है जैसे भरण-पोषण का जिसमें वो अधिकार बोलते हैं, वो रहता है लेडी का? अगर वो सेपरेट होते हैं तो? एज़ पर लॉ तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में जो टर्म्स होती है, वो बेसिकली यही होती है कि जब तक दोनों को अच्छा लगे, जब तक दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है, तब तक उनको साथ में रहना है। हुँ, हुँ, हुँ। ना ही किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार है। अगर वो अलग होते हैं, तब भी वो फ्यूचर एलिमनी के राइट्स नहीं मिल सकते। हुँ, 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 हुँ। पर कभी-कभी ऐसा हुआ है, हर एक केस की इवेंट अलग होती है, स्टोरी अलग होती है। तो कभी-कभी ऐसा देखा गया है, ऐसे जजमेंट पे आए हैं कि जो बहुत साल से साथ में रहते हैं, अगर महिला ये साबित कर पाए कि मैं लिव इन में 5 साल से ज़्यादा समय से रहती हूँ, हमारे दोनों के बीच के रिश्ते पति-पत्नी की तरह से हैं, अगर वो प्रूव कर सके, तो उन्हें किसी-किसी केस में
वो केस टू केस मैटर कराता है। फ्यूचर एलिमनी ग्रांट होती है। हुँ। हर एक केस में सही नहीं है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि कोर्ट मानती है कि आपने उनके साथ 5 साल गुज़ारे हैं, 10 साल गुज़ारे हैं, तो आपको फ्यूचर एलिमनी मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। ऐसे कोई कोई केसेस के जिसमें इस टाइप का कोई एलिमनी रिलेटेड बात की गई हो उसको आप बताना चाहें? मेरा स्टेटमेंट के लिए मैं एक साइटेशन जो मैं साथ में लाया हूँ, हुँ। वो पढ़ूँगा। हुँ, हुँ। और डी वेलुस्वामी बनाम डी पंचेबल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप लंबे समय से लिव इन में हो, तो आपके रिश्ते को वैवाहिक माना जाएगा और वैवाहिक कपल को जो भी राइट्स मिलते हैं, वो सभी राइट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो घरेलू कानून हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो, चाहे कोई प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे फ्यूचर एलिमनी की बात हो। तो यहाँ बात ये तय हुई कि अगर लंबे अरसे से आप साथ में रहते हो और आपके संबंध जो भी है वो पति-पत्नी की तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इस केस में माना है। मतलब ये केस टू केस केस टू डिफर केस करता वेरी है। होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में इस तरीके से नहीं होता होगा है। ही। पर एविडेंस एज़ पर माय नॉलेज कि ज़्यादातर केस में फ्यूचर एलिमनी ग्रांट होती है। होती है। हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ सिम्पैथी की बात आ जाती है फिर, कि हुँ। वो आदमी अब उसके साथ रहना नहीं चाहता, ये महिला है, वो क्या कर पाएगी? इतने साल उन्होंने मतलब ड्यूरेशन हाँ, इम्पोर्टेंट है इतने कि साल उन्होंने इस रिश्ते में दे दिए, अब उनसे कौन शादी करेगा? ये सब बातें नज़र में रख के कोर्ट ये तय करती है कि उनको फ्यूचर एलिमनी देनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं देती तो भी उसमें वो कुछ कर नहीं, नहीं नहीं, सकती। वो आगे फिर कुछ नहीं कर पाएगी। हुँ। अगर वो चाहे तो अपील कर सकती है, हाँ। पर अगर अगर ट्रायल कोर्ट ने ऐसा बता दिया कि आपको ये फ्यूचर एलिमनी आपको मिल नहीं पाएगा, तो फिर आगे शायद वही वो मुश्किल। जजमेंट वही रहेगा। हाँ, हाँ। और सर इंडिया में तो हमने जैसे बोला कि इसमें कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन कुछ डेवलप कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर लिव-इन्स और धड़ल्ले से लोग इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ग्लोबली अगर बात करें तो ऐसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ है या कुछ ऐसे चुनिंदा कंट्रीज़ को जिसके बारे में आप बताना चाहें कि जहाँ पर कोई स्पेसिफिक लॉ हो इसके बारे में? सर बहुत सारे देश हैं, पर जो वेल नोन और जो प्रमुख कंट्री है, उन्हीं के लिए हम कुछ बात करेंगे। हुँ। ब्रिटेन, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ये सभी कंट्री में लिव इन के लिए कानून है। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले ये है, कानून है कि कानून नहीं? है। हुँ। जो भी मैंने बताया, सभी कंट्री में लिव इन के लिए एक लॉ पारित किया गया और उस हिसाब से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उस हिसाब से वहाँ पर कपल्स लिव इन में रहते हैं। सर मैंने बार-बार दोहराया कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई कानून नहीं है और ना ही अभी भी कोई ऐसी डिस्कस संसद में मैंने नहीं सुनी। पर उसके लिए एज़ पर माय नॉलेज कि 2008 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक सिफारिश की थी सरकार को कि जो भी महिला लिव इन के रिश्ते में रहते हैं, उनके सभी राइट्स जो पत्नी को मिलते हैं, उस हिसाब से मिलने चाहिए। ऐसा महिला आयोग ने सरकार को बताया था 2008 में। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत ही सशक्त संस्था है। सरकार से वो सीधे बात कर सकते हैं, सरकार को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो उसी आयोग ने एक फेवर की कि जो महिला हुँ, हुँ। रिलेशनशिप में रहती है, उनको जो पत्नी को राइट्स मिलते हैं, वही राइट्स मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि सीआरपीसी में सेक्शन 125 में पत्नी की डेफिनिशन दी गई है कि पत्नी किसे कह सकते हैं। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से ये राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सिफारिश थी, वो मैच नहीं हो पा रही थी।
तो आज तक भारत ने उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया। जब तक कानून नहीं है, तब तक लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के हिसाब से होगी। केस टू केस केस टू केस सब्जेक्टिविटी होगी, आएगी यस। उसमें। वो जो चाहता है उस टर्म से वो लिव इन में रहेगा। वो जो नहीं चाहता है, वो कंडीशन वो तय नहीं करेंगे। हुँ। जो उनको पसंद है, वही इस रिश्ते में शामिल होगा और जो उनको पसंद नहीं है, वो इस रिश्ते में शामिल नहीं होगा। और कानून इसमें कोई दखलगिरी नहीं करता, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं है। सर, आप तो इतने केसेस देखते हो डे टू डे लाइफ में, आप आपका प्रोफ़ेशन ही वही है कि जहाँ पर आप अलग-अलग टाइप के केसेस को रिज़ॉल्व करते हो, देखते हो। तो आपको क्या लग रहा है हमारा जो समाज है, आप ये आपके इंडिविजुअल में थॉट्स जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है ये हमारा जो समाज है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? लिव-इन्स को लेकर के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपके क्या उसमें थॉट्स हैं? सर, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। लिव इन रिलेशनशिप कलंक है हमारी सोसाइटी के लिए, सभ्य समाज के लिए। फ्रेंडशिप मैरिज, मैत्री करार, वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है वो मुझे नहीं पता चल रहा, और ना ही किसी के पास इसका कोई उद्देश्य है, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि अगर आप शादी के बंधन में बंधकर कोई जिम्मेदारी ना लेना चाहते हो और सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, इस समाज में मेरा जन्म सिर्फ मौज शौक के लिए हुआ है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ आनंद ही करना चाहता हूँ, मेरे पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उस विचारधारा को शायद ये लिव इन रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप मैरिज, ये डिंक मैरिज, ये मैत्री करार पसंद आते होंगे। जितने भी केस मैंने देखे हैं, हुँ। उसमें लिव इन की उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक मैंने देखी है। 5 साल से ज़्यादा मैंने नहीं देखा। लिव इन में मैं समझता हूँ कि आप मान लीजिए कि अपने 5 साल लिव इन में रहे, फैमिली के परमिशन के बिना रहे, समाज के परमिशन के बिना रहे, आप अपने अंदाज से रहे, अपने मस्ती में रहे। पर जब लिव इन का एंड हुआ और जब आपके परिवार ने, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके रिलेटिव ने ऐसा कहा कि बेटी अब शादी कर लो, तो सबसे पहले ये पॉइंट आएगा कि आपसे शादी कौन करेगा? मान लीजिए कि आपकी शादी भी हो गई, तो कहीं न कहीं तो ये डंक आपको लगेगा आजीवन। और पता चला आगे जाके तो भी वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती। और लग्न व्यवस्था, ये रिश्ता एक विश्वास पर चलता है। आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे। हमेशा आपको ऐसा फ़ील रहेगा कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। विवाह के संबंध में मैं वफ़ादार नहीं हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। ये डंक आपको हमेशा रहेगा। सर ये अपने यूनियन मिनिस्टर जो है कुमार किशोर जी, उन्होंने एक पर्टिकुलर हिंसा की घटना हुई थी लिव-इन्स में, उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि एजुकेटेड जो गर्ल्स है उनको ये लिव-इन्स में नहीं जाना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है और बहुत धड़ल्ला हुआ था पूरे इंडिया में इसके अगेंस्ट में बहुत सारे महिला जो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इसके बारे में बोला था कि आप तो पर्सनल फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे हो, आपको तो वो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए अपने मिनिस्टर आपका जो पद है वहाँ से। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो इनको सही ठहराते हैं और जब भी कोई खुल के इसके बारे में बात करते हैं तो 2 ही चीज़ होती है, या तो उसको क्रिटिसिज़्म मिलता है या तो उसको एक्सेप्टेंस मिलता है, 2 ही चीज़ होती है ऑब्वियसली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। जो इनकी वफ़ादारी जो इनकी तड़फेड़ करते हैं, जो बोलते हैं कि ये सही है, वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे अपना मैरिज करने से पहले मुझे चेक करना है कि ये जो बंदा या बंदी है, वो सही में मेरे से कंपैटिबल है कि नहीं है? मैं इनके साथ पूरी लाइफ़ बिता पाऊँगी कि नहीं बिता पाऊँ? तो उसमें क्या गलत है?
वो लोग ऐसा बोलते हैं। और ये जो क्रिटिसिज्म होते हैं, जो भी इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, जो संस्कृति की बात बोलते हैं, जो आपने बात बोला लॉन्ग टर्म रिपरकशंस की बात बोलते हैं, तो वो उनके ऊपर धड़ाम से अलग-अलग जस्टिफिकेशन दे करके उनको सही ठहराते हैं। तो जहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक की बात है, तो उसमें आपके थॉट्स क्या है सर? सर ये कोई इलेक्ट्रिक केबल नहीं है कि आपने एक टेस्टर लगा दिया और आपको पता चल गया कि उसमें करंट आता है कि नहीं आता है। आप ज़हर क्यों चेक नहीं करते हो? बताइए मुझे, आप मेरा सवाल है आपसे। आपने ज़हर को कभी चेक किया? क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। आपको पता है कि ज़हर है, जान ले सकता है। जान नहीं सकते। आप चेक क्या करते हो मालूम है? जो आपकी आँखों को भाता है, जो आपका दिल चाहता है। हर कोई रिश्ते को मापना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो है। एक एक कौन-सा मशीन है, एक कौन-सा टेस्टर है, एक कौन से संयोग है कि आप तय कर पाओगे कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ वफ़ादार रहेगी? क्या लिव इन ये गारंटी देता है कि नहीं, अगर लिव इन में आप खुश रहे, तो पूरी ज़िंदगी वो आपसे वफ़ादार रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। और जो मुझे पसंद आता है, वो अच्छी तरह से पेश करने के लिए मुझे अपना पक्ष रखने के लिए मुझे कुछ तो अच्छी बातें करनी पड़ेगी। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि चलो लिव इन में मौज-मज़े के लिए करता हूँ। उनको रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई तो वही देगा कि मुझे चेक करना है कि वास्तव में मुझे कितना प्यार करते हैं। तो चलो, अगर आपको चेक ही करना है, तो लिव इन की क्या रिक्वायरमेंट है आपको? क्या ये एक ही कमरे में रहोगे तभी चेक हो पाएगा? एक ही छत के नीचे रहोगे तभी वो तय हो पाएगा? अगर आपको लिव इन में रहना है, हम हमारे जो को-एम्प्लॉयी होते हैं, उनके बारे में भी हमें हमें जानते हैं ना हम सब कि हुँ। इनका नेचर क्या है, ये किस तरह का है, इनके संस्कार क्या है? क्या उनके साथ हमारा रिलेशन होता है कोई, प्रोफ़ेशनल के सिवा? फिर भी हम तय तो कर पाते हैं कि हमारे को-एम्प्लॉयी कैसे हैं, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारी कंपनी कैसे है, हमारे हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी कैसी है? क्या उनके साथ हमारा लिव इन होता है? तो क्या किसी को चेक करना, उनका मापना का एक ही तरीका है लिव इन? हुँ। वास्तव में अगर आप उनसे प्यार करते हो, वास्तव में अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप वीक में 2 बार उनसे मिलिए, अरे हर रोज़ मिले तो भी क्या तो प्रॉब्लम भी है? क्या प्रॉब्लम? पर आपने ये डेफिनिशन क्यों तय कर ली कि बस नहीं, लिव इन में रहना है और एक ही छत के नीचे रहना है? तो कहीं न कहीं तो डाउट होता है, ये बात चेक करने की नहीं है, ये बात कुछ और है। और आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में इसका फ्यूचर आगे जाके, क्योंकि ये केसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं मेट्रो सेंटर्स में, ये तो बहुत ज़्यादा आजकल तो छोटे सिटीज़ में भी ये है। तो फ्यूचर में शक्कर खाने में हमें मीठे लगती है ना, पर उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। लिव इन शायद अच्छा लगे, आज की पीढ़ी को लगेगा, पर इनके जो भी रिज़ल्ट आएँगे, वो हमारे समाज को खोखला कर देंगे। सबसे सबसे बड़ी इफ़ेक्ट आएगी शादी में, लोग शादी नहीं कर पाएँगे। अगर शादी करेंगे भी, तो शादी की जो एन्जॉयमेंट आनी चाहिए, उसका जो आनंद आना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। समाज की वैवाहिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमारे दादा-परदादा, हमारे संस्कार, हमारा भारत, राम कृष्ण का ये देश, मैं मानता हूँ कि हमारे संस्कारों के हिसाब से आपको ऐसी कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए,
जो ऐसा बताता हो कि शादी का दूसरा रूप है, ये शादी का तीसरी व्यवस्था है, शादी की चौथी व्यवस्था है। आप उसी व्यवस्था में रहिए, ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, विकास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप बहुत सारी बातों में टेस्ट कर सकते हो, शादी में नहीं होना चाहिए।